ओके जी, तो आज हमारा टॉपिक है प्योरिटन पोइट्री। और प्योरिटन एज में जो सबसे स्पेशल चीज़ है, जो सबसे ख़ास बात है, वो प्योरिटन पोइट्री ही है। इसमें जो जॉनरा डोमिनेट कर रहा था वो पोइट्री, प्योरिटन पोइट्री थी। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, ताकि और इसको भी हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और इसका आज पहला पार्ट हम देख रहे हैं। अगर टाइम मिलता है तो आज हम दो पार्ट कर लेंगे या फिर एक पार्ट करेंगे। चलें देखते हैं इस बात को कि हम कितना कवर कर पाते हैं। तो इंट्रोडक्शन ये है कि प्यूरिटन पोइट्री आल्सो कॉल्ड द जैकोबियन एंड कैरोलाइन पोइट्री ड्यूरिंग द reigns of James I and Charles I respectively can be divided into three parts। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एक पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड सारा देखा था कि ये मूवमेंट जो है प्यूरिटन कैसे स्टार्ट हुई, किसके अगेंस्ट स्टार्ट हुई, और वो क्या सोशल कंडीशन थी, और किस तरह फिर जेम्स वन जो है इसमें किंग बनते हैं एलिजाबेथ के बाद। और जो कि एक्चुअली स्कॉटलैंड के किंग थे, सिक्स थे वहाँ पे, यहाँ पे ये जेम्स वन बने। और फिर इनका इनका बेटा जो है वो आता है, वो चार्ल्स वन। और फिर उसकी एग्जीक्यूशन, और दरमियान में जो है वो 18 साल का एक गैप भी है जब मोनार्की नहीं थी, और पार्लियामेंट, और फिर क्रोमवेल का रूल। तो जहाँ पे प्यूरिटन फाइनली सक्सेसफुल होते हैं और चार्ल्स वन से जान छुड़ाने में, मोनार्की से जान छुड़ाने में टेम्पररी तौर पे कामयाब होते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं कि टेम्प जो है मोनार्की रेस्टोर होती है 1660 के अंदर, जहाँ पे हमारी जो प्यूरिटन एज है वो खत्म होगी। तो इसकी जो पोइट्री है उसको हम तीन हिस्सों में, बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड करेंगे, बल्कि देखा जाए तो चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेकिन उसे पहले हिस्से में हम तीन हिस्सों में, और दूसरे हिस्से में जो है अब हम एक जाइंट जो है वो पोइट है उसको देखेंगे, जॉन मिल्टन, जिसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन शायद आज भी हो। अगर हम इसको तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं तो ये द पोइट्री ऑफ द स्कूल ऑफ स्पेंसर एक कहलाएगी, एक पोइट्री ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्स, और एक पोइट्री ऑफ द कैवलियर पोइट्स। तो हमने ये तीनों को समझना है कि ये कौन कौन से हैं, कि स्पेंसर के जो स्कूल वो क्या है, मेटाफिजिकल स्कूल क्या है, और कैवलियर स्कूल क्या है। तो प्यूरिटन एज में हमारे पास डोमिनेट जॉनरा पोइट्री बनता है, जो नोट करने वाला पॉइंट है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो है इसमें स्कूल ऑफ स्पेंसर है, मेटाफिजिकल स्कूल है, और कैवलियर पोइट हैं, और फिर इनसे अलग एक जॉइंट पोइट भी है जो पूरी एज को रिप्रेजेंट करता है, जॉन मिल्टन। तो उसको हम अलग पढ़ेंगे। पहले हम इन तीन पार्ट्स को बारी बारी देखते हैं, इनमें कौन कौन से स्पेशल पोइट्स हैं और इनको और ये स्कूल ऑफ स्पेंसर क्यों है। तो आज के लेक्चर का टॉपिक जो है पार्टिकुलरली वो स्कूल ऑफ स्पेंसर है। तो स्पेंसर जैसे कि हमें पता है कि कौन थे, द स्पेंसरियंस वर द फॉलोअर्स ऑफ द स्पेंसर। सिंपल सी बात है, स्कूल ऑफ स्पेंसर स्पेंसर के नाम पे है, जिन्होंने फेरी क्वीन मास्टरपीस लिखा। शेफर्ड्स कैलेंडर भी हमें याद है। तो फेरी क्वीन पे आल्दो की प्रेजेंटेशन नहीं हुई है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। In spite of the changing conditions and the literary taste, which resulted in reaction against the diffuse, flamboyant, Italianate poetry which Spenser and the Sydney had made fashionable during the 16th century, they preferred to follow Spenser and consider him as their master. तो स्पेंसर को एक जो ग्रुप ऑफ पोइट्स हैं कुछ इस एज के अंदर, प्यूरिटन एज के अंदर, उन्होंने स्पेंसर को अपना मास्टर बनाया। ठीक है कि हमने इसके स्टाइल को, उस तरीके को फॉलो करना है जिस तरह की पोइट्री जो है स्पेंसर ने की। और ख़ास तौर पे इन्होंने जिस चीज़ को मॉडल रखा वो था फेरी क्वीन को इन्होंने मॉडल रखा। तो इसमें हम कुछ पोइट्स को देख लेते हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं स्कूल ऑफ स्पेंसर के हवाले से, जिनको आपको याद रखना है या याद रखना पड़ेगा। फिनियस फ्लेचर है, द मोस्ट थारो गोइंग डिसाइपल ऑफ स्पेंसर। ठीक है, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन वर फिनियस फ्लेचर एंड चाइल्ड्स फ्लेचर, ये दो जो भाई हैं। और इनकी दूसरी खास बात है कि दे बोथ वर प्रीस्ट एंड द फॉलोअर ऑफ द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एंड फिनियस फ्लेचर wrote a number of the Spenserian pastorals and allegories। जिस तरह उसने एलिगरी लिखी
जिस तरह उसने उसकी पेस्टोरल पोइट्री थी, बिल्कुल उसी मॉडल को फॉलो करते हुए ये जो प्रीस्ट ब्रादरान थे, इन्होंने जो है वो स्पेंसर के मॉडल को फॉलो करते हुए उसी तरह की पोइट्री की। हिज मोस्ट एम्बिशियस पोएम द पर्पल आइलैंड हम याद रखेंगे, पोर्ट्रेइंग इन माइन्यूटली डिटेल्ड एलेगरी द फिजिकल एंड द मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मैन, द स्ट्रगल बिटवीन टेम्परेंस एंड हिज फो, द विल ऑफ द मैन एंड सैटर्न। तो हम अगर इसके थीम में जाएं तो जैसे हमें पता चलता है कि ये प्रीस्ट थे, तो पोइट्री भी कर रहे हैं, आइडियल इन्होंने बनाया फेरी क्वीन को, लेकिन इनका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वो यकीनन स्ट्रगल जो है वो एक इंसान की स्ट्रगल होगी, उसकी टेम्परामेंट, उसका फो यानी मैन एंड सैटर्न के दरमियान जो स्ट्रगल है, एक रिलीजियस थीम हमें मिलेगा। वैसे भी प्योरिटन ये चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंदर और मिडिल पीरियड के अंदर हम देखते थे कि ज्यादातर जो पोएट होते थे उस जमाने में भी आप देखते हैं ना, ओल्ड इंग्लिश में पोइट्री डोमिनेट करती है, और जब जब रिलीजन डोमिनेट होते हैं तो पोइट्री ज्यादा यूज होती है। तो इस दफा फिर जो है वो एक दफा फिर रिलीजियस और रिलीजन के जो थीम है वो हमारे सामने आते हैं। तो द पोएम फॉलोज द एलेगोरिकल पैटर्न ऑफ द फेरी क्वीन, इट डज नॉट लिफ्ट अस टू द रेम ऑफ द प्योर रोमांस एज द स्पेंसर्स मास्टरपीस। ठीक है, स्पेंसर का जो मास्टरपीस है वो तो एक रोमांस लेवल पे आपको लेके जाता है, एंड एट टाइम्स द स्ट्रेन ऑफ द एलेगरी बिकम्स अनबेरेबल। तो उन्होंने बिल्कुल वही एलिगोरिकल फॉर्मेट तो यूज किया वही फेरी क्वीन का, लेकिन वो लेवल वो हाइट जो है वो ये ना दे सके, और उनका सब्जेक्ट मैटर भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिलीजियस था। फिनियस फ्लेचर और जायल्स फ्लेचर की हम बात कर रहे हैं। दूसरे भाई को भी देखते हैं। जायल्स फ्लेचर वाज मोर लिरिकल एंड मिस्टिकल देन हिज ब्रदर। वो अपने भाई से जरा ज्यादा लिरिकल है, ज्यादा मिस्टिकल है, एंड ही आल्सो मेड ए हैप्पियर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स। हिज क्राइस्ट विक्ट्री, इनकी जो फेमस पोएम है क्राइस्ट विक्ट्री, उनकी पोएम हमारे ख्याल में एक ही सामने आती है, द पर्पल आइलैंड, फिनिस फ्लेचर की, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ। और जो दूसरे भाई हैं प्रीस्ट, इनकी जो है पोएम है द क्राइस्ट विक्ट्री एंड द ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ, 1610 में पब्लिश हुई है, विच इज एन एलेगोरिकल नैरेटिव। तो ये तो हमें गेस करना कोई मुश्किल नहीं जब हमें ये पता चलेगा कि ये स्पेंसर स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो एलेगरी तो यकीनन होगी, एक नैरेटिव पोएम भी होगी, और जो कि प्योरिटन एज है तो सब्जेक्ट मैटर मोस्टली जो है वो क्राइस्ट विक्ट्री ऐसे नाम से आपको पता चल रहा है, एंड ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ ओवर एंड आफ्टर डेथ, बिल्कुल रिलीजियस आपको सब्जेक्ट मैटर नजर आ रहा है। डिस्क्राइबिंग इन ए लिरिकल स्ट्रेन द अटॉनमेंट, देखिए अटॉनमेंट वही सब्जेक्ट मैटर, देखें टेम्पटेशन नाम से जैसे क्रूसिफिक्शन वही क्रिश्चियन थीम, रिजरेक्शन ये देखें, एंड क्राइस्ट इज लिंक बिटवीन द रिलीजियस पोएट्री ऑफ द स्पेंसर एंड द मिल्टन। ठीक है, दोनों का टच जैसे इनमें मिल रहा है। इट इज रिटन इन ए फ्लैम्बॉयंट डिफ्यूज स्टाइल ऑफ स्पेंसर, बट इट्स एथिकल एस्पेक्ट is in keeping with the 17th century theology which considered man as a puny creature in the divine scheme of salvation. तो बिल्कुल इन्होंने उसी तरह रखा है, एक प्यूनी क्रीचर जो है एक डिवाइन स्कीम ऑफ सैल्वेशन के अंदर, बड़े स्केल के अंदर, एक रिलीजियस थीम में जो इंसान की वैल्यू आपको पता है बहुत कम है। तो वो जो ह्यूमनिस्टिक टच था ना वो अब यहाँ पे अचानक से थोड़ा सा कम हो गया, पोइट्री के अंदर आपको नहीं मिल रहा। आल दो ह्यूमनिज्म खत्म नहीं हो गया, अब वो दब गया है और एक साइड पे साइंस अपना काम फिर भी कर रही है। तो बड़े हमारे पास दो आए, फिनिस फ्लेचर और जायस फ्लेचर, दोनों प्रीस्ट हैं, उनकी पोएम्स के भी आपको इंट्रोडक्शन हो गया। अदर फॉलोअर्स ऑफ द स्पेंसर देखते हैं, जो और भी लोग हैं इस ग्रुप के अंदर हैं तो इतने रिमार्केबल चले ना होंगे। अदर पोएट्स हु रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पेंसर वर विलियम ब्राउन, George Wither, and the William Drummond. So Brown's important poetical work is Britannia's Pastorals. Okay. Britannia's Pastorals, which show all the characteristics of the Elizabethan pastoral poetry. It is obviously inspired by the Spenser's Fairy Queen and Sydney's Arcadia. तो इनमें से हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो स्पेंसर के साथ सिडनी से भी मुतासिर हैं। तो सिडनी का जो वर्क आर्केडिया है और स्पेंसर का जो फेरी क्वीन है वो इनके लिए मॉडल था। और ब्राउन ने जो काम किया है वो ब्रिटानियाज
pastoral poem लिखी। It combines allegory with satire. It is a story of the wooing and adventure of the nymphs who change into streams and the flowers. It also sings with the praise of the virtue and the poets and dead and living. तो इनकी पोइट्री जो है वो बिल्कुल फेरी क्वीन के मॉडल को कॉपी करती है, और ये दोनों जो प्रीस्ट बिरादरान हैं उनसे थोड़ा सा हट के इन्होंने वो जो है वूइंग और एडवेंचर और निम्स और स्टीम और फ्लावर्स, नेचुरल इमेजरी और नेचुरल सीन को कॉपी किया है। जॉर्ज विदर है हमारे पास एक और पोएट। द सेम डायडेक्टिक टोन एंड द लिरिकल स्ट्रेन आर नोटिस्ड इन द पोएट्री ऑफ द जॉर्ज विदर। डायडेक्टिक इसलिए कि ये जिस एज के पोएट हैं, डायडेक्टिसिज्म यहाँ पे डोमिनेंट है। हिज बेस्ट नोन पोएम्स आर शेफर्ड्स हंटिंग, डबल आ गया, इसको सेट करते हैं, शेफर्ड्स हंटिंग, ठीक है जी। इनकी पोएम है जो आपने याद रखनी है, शेफर्ड्स हंटिंग। और फेडला एंड हेरोइक एपिसोड ऑफ ओवर 1200 लाइन्स एंड फेयर वर्च्यू, द मिस्ट्रेस ऑफ Filarete, a sustained and detailed lyrical eulogy of an ideal woman. So, okay, fair virtue or mistress of Filarete, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। तो इनका ये काम जो है हमें जॉर्ज विदर में मिलेगा। Most of the Vidar's poetry is pastoral, which is used by him to convey his personal experiences. He writes in an essay and homely style free from conceits. He often dwells on the charms of the nature and consolation of the provided by the songs. In his later years, Vidar wrote didactic and satirical verse, which earned for him the title of Our English Juvenal. इनको एक जॉर्ज विदर के नाम के साथ आपने रखना है, इनको एक टाइटल, इस नाम से ये फेमस हुए, Our English Juvenal। जो भी जोवियलिटी कहते हैं हैप्पीनेस को, एक्सट्रीम प्लेयर को। तो इन्होंने ये जो फेडला लिखी, फेयर वर्च्यू, मिस्ट्रेस ऑफ द फिलेरेटा और शेफर्ड्स हंटिंग, डायडेक्टिक टोन है, लिरिकल है, और आवर इंग्लिश जर्नल के नाम से भी फेमस हुए जॉर्ज विदर। उसके बाद है जी हमारे पास ड्रमंड है। ड्रमंड हुआ स्कॉटिश पोइट। हर पोइट के पास कुछ ना कुछ अलग कलर है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक उनका जो वर्क है और उसमें जो स्पेशलिटी है उसको कैच करने की कोशिश करें। ड्रमंड जो है स्कॉटिश है, wrote a number of the pastorals, sonnets, songs, elegies and the religious poems. His poetry is the product of the scholar of refined nature, high imaginative faculty and the musical ear. His indebtedness to Spenser, Sidney and Shakespeare in the matter of fine phraseology is quite obvious. तो इनके जो लफ्ज़ों का चुनाव है, जो फ्रेजियोलॉजी है, जो सेंटेंसेस बनाने हैं, वो हमें लगता है कि इन्होंने स्पेंसर, सिडनी और शेक्सपियर से मुतासिर। The greatest and the original quality of his all of his poetry is the sweetness and the musical evolution in which he has few rivals even among the Elizabethan lyricists. तो ड्रमंड की जो है ना, याद रखने के लिए वैसे लगेगा तो अजीब ही, मैं अगर ये बात करूँ कि ड्रम से आप याद रख सकते हैं ड्रमंड, क्योंकि ड्रम का मतलब होता है म्यूजिक में बजता है। तो इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि इनमें इनका म्यूजिकल ईयर जो है, इनकी पोइट्री में हमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक मिलता है, और इवन अनमैच्ड है एलिजाबेथन लिरिसिस्ट के साथ भी। म्यूजिकल एवोल्यूशन ये देखिए, स्वीटनेस है इनकी पोइट्री के अंदर। His well-known poems are Tears on the Death of Melodies, ठीक है, and Elegy है एक लिखी है, and Sonnets है, Flowers of the Sion and Pastorals। तो एक तो एलिजी होगी और कुछ सोनेट्स का कॉम्बिनेशन है, फ्लावर्स ऑफ सियोन एंड पेस्टरल्स एंड टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मेलोडीज। तो और इनकी खास बात क्या है, ड्रमंड है, म्यूजिकल क्वालिटी है, स्वीटनेस, फ्रेजियोलॉजी है, स्पेंसर, सिडनी और शेक्सपियर से मुतासिर हैं, और ये कि इनके दो वर्क जो हैं आप इनके नाम से एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये है हमारा जो है ये स्कूल है जिसे हमने कहा कि स्कूल ऑफ स्पेंसर। एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं अभी हमने क्या पढ़ा और क्या कुछ हमने याद रखना है। और याद हमने ये रखना है कि प्यूरिटन एज जो है वो
बड़े बड़े 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जैकोबिन पीरियड और कैरोलाइन पीरियड, और फिर 18 साल का जो गैप आता है मोनार्की में, जैसे हम क्रोमवेल का टाइम कहेंगे, और वहाँ जॉन मिल्टन को खासतौर पे उस एरिया में हम स्टडी करेंगे। और इन 2 पीरियड्स के अंदर जो पोइट्री है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, स्कूल ऑफ स्पेंसर, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल एंड कैवलियर पोइट्स और कैवलियर स्कूल। पहले पार्ट में हमने अभी स्पेंसर को किया है, स्पेंसर ने फेयरी क्वीन लिखी थी, और उसके बारे में आप पहले से जानते हैं कि फॉलोअर्स में आते हैं फिनियस फ्लेचर और चाइल्ड्स फ्लेचर, ये 2 भाई हैं जो प्रीस्ट थे। एक का वर्क है पर्पल आइलैंड और दूसरे का है क्राइस्ट विक्ट्री, ट्रायम्फ इन हेवन एंड अर्थ एंड ओवर एंड आफ्टर डेथ। तो इनमें सारी क्वालिटीज हैं जो एक फेयरी क्वीन के मॉडल में थी, बस प्लस इन्होंने क्या किया है कि रिलीजन के थीम को लेके आए हैं। अदर फॉलोअर्स में हमने विलियम ब्राउन ने देखा, जॉर्ज विदर, विलियम ड्रमंड, और फिर इनके बारे में हमने विदर के बारे में पढ़ा, उनका शेफर्ड्स हंटिंग, फेडला और फेयर वर्चू इंग्लिश जविनल कहलाए। और उसके बाद हमें ड्रमंड की पोइट्री लास्ट पे देखी, जिनका म्यूजिकल ईयर हमने खास तौर पे डिस्कस किया है, और उनकी सोनेट्स और एलिजी 2 हम याद रख सकते हैं, टीयर्स ऑन द डेथ ऑफ मैरिटेज एंड सोनेट्स फ्लावर्स ऑफ द सियोन एंड पेस्टल्स। That is the end of this part.